हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे घातांक और घात, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहते हैं। जिसमें हम सीखेंगे पहले घात और घातांक क्या है, घातांक का प्रयोग क्यों करना पड़ता है, क्यों किया गया। तो ये सारी बातें एक एक करके सीखेंगे और कुछ इसके रूल हैं, कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, इसके लॉ हैं, तो उनको समझेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं घात और घातांक ये है क्या। तो शुरू करते हैं। घात और घातांक क्या है, इसको हम अच्छे से कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो हम इसको देखते हैं। तो घात क्या होता है और घातांक क्या होता है, इसके लिए हम अगर कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 5 की घात अगर हम लिख देते हैं 3, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये होता है इसका आधार, इसको कहा जाता है आधार। ये इसका बेस होता है, इसको आधार कहते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है इसके ऊपर, इसको कहा जाता है घात। और यहाँ पर जो भी अंक होता है 3 है, तो घात तो है लेकिन घात के रूप में ये 3 इस अंक है, इसी को कहा जाता है घातांक। वैसे तो यहाँ 5 की घात इसको पढ़ा जाएगा 3, इसको 5 की पावर 3 कहा जाएगा, इसको पावर भी कहा जाता है, घात को पावर भी कहा जाता है। तो 5 की घात यहाँ पर 3 है और 3 जो दिया गया है, ऐसे तो ये घात है लेकिन जो अंक लिखा हुआ है यहाँ पर, उस अंक का नाम है 3, मतलब इसको 3 कहा जाता है। ये घातांक जो है इसको कहा जाएगा और घात के रूप में यहाँ पर 3 है। तो ये हो गया आधार। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जो भी हम लेंगे उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर दिया होगा घात के रूप में, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8, तो 12 की घात ये 8 है, 12 की घात 8। अब यहाँ पर घातांक, जैसे घात का जो अंक था वो यहाँ पर था 3, लेकिन यहाँ पर घात का जो अंक है वो है 8। ये तो घात है, तो घात के रूप में जो भी आएगा, 3 आया तो ये अंक है, इसी को घातांक कहेंगे। 3 आया तो 3 ये घातांक हो जाएगा, 8 है तो 8 घातांक हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। और जिस पर घात लगी होती है, जिस पर घात लगी होती है वो होता है आधार। जैसे यहाँ 15 पर घात लगी है तो ये 15 आधार है और ये 3 जो है ये घात है, इसको घात कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। तो घात और आधार समझ में आ गया होगा कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है। और घात और घातांक के साथ साथ ये भी हम समझ गए कि आधार क्या होता है। अब अगला देखते हैं। अगला जो है घातांक का प्रयोग। आखिर घातांक का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जो घातांक का प्रयोग किया जाता है, तो घातांक का प्रयोग क्यों करते हैं। घात और घातांक हम समझ गए क्या है, अब समझेंगे घातांक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जैसे देखा होगा कि संख्याएं जो हम लिखते हैं, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर 51, तो इकाई दहाई 2 अंकों तक है, इकाई दहाई। हमने एक अंक और बढ़ा दिया तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हो गया। 0 बढ़ाया 1000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ऐसे करके हम बढ़ाते जाएं और इसको बढ़ाते ही रहें, और इसमें बहुत से ज़ीरो हम बढ़ा दें तो इसको पढ़ने में हमको परेशानी होगी, कठिनाई होगी, इसको हम पूरा सही से पढ़ नहीं पाएंगे। अभी इसको भी हम अगर पढ़ लिए तो अभी और ज़ीरो बढ़ा दें, अभी हम और ज़ीरो बढ़ा दें, तो जितने इसमें ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे तो इसको पढ़ना कठिन हो जाएगा। तो इसको आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए इसको बनाया गया है कि
हम घात के रूप में लिख लेंगे, तो चाहे जितनी घात लगी हो, चाहे जितना मतलब जितना भी ज़ीरो लगा होगा उसकी घात हम बढ़ाते जाएंगे, बस वो संख्या हो जाएगी, उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे 5 गुणे 5 लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 कितनी बार है, 2 बार है। और यहाँ 5 अगर हम यहाँ एक और लिख देते हैं तो 5 की घात, क्योंकि 1 2 3 5 3 बार हो गया, तो यहाँ इसकी घात हो जाएगी 3। तो जितने इसके रूप में लिखा होगा उतना, अभी हम ये बहुत लिख देते हैं 20 50 60 70 80 की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हम लिख दें तब हमको लिखना हो, तब भी हम उसकी घात यहाँ बढ़ा देंगे। और अगर उनको गुणा करके उनको लिखना हो तो बहुत कठिनाई होगी। ऐसे ही ये जो संख्याएं हैं ऐसे लिखना होगा, तो हम 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे तो बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आगे हमको बहुत ज़्यादा ज़ीरो बढ़ते चले गए तब उसको कैसे लिखेंगे, तो उसी को आसानी से लिखने और समझने के लिए हमको घातांक का प्रयोग करना पड़ता है। तो घातांक का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं, इससे हमको पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे 10 लिखा है, अब 100 लिखा, 1000 लिखा, 10,000 लिखा, तो अगर हम 10 की घात यहाँ पर 2 कर देते हैं तो मतलब 100 हो गया, 3 कर लिया तो 1000 हो गया, 4 कर लिया तो 10,000 हो गया, 5 कर लिया 1 लाख हो गया, 6 कर लिया 10 लाख हो गया। ऐसे करके ये ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे, तो उसको हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ सीधे हमको घात लगा देना है, गिन लेना है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 0 गिन लेना है, और वहाँ घात के रूप में हमको लिख देना है। और उसको पढ़ने में चाहे जितना लिखा हो, यहाँ 1000 में जो दी गई हो घात, चाहे जितने में दी गई हो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ 461 ज़ीरो लगे हों तब भी हम उसको आसानी से पढ़ पाएंगे, 10 की घात 461। मतलब ये हुआ कि इसको आसानी से पढ़ने के लिए ही हमको घात का प्रयोग करना पड़ता है। तो घातांक का यूज़ क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं घातांक के। तो घातांक के नियम क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला क्या है, घातांकों के नियम में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो घातांकों का कुछ नियम है। तो घातांकों के नियम कौन कौन से हैं, ये कुछ नियम दिए गए हैं, इनको हमको याद रखना है और अच्छे से इनको हम समझते हैं। तो जो पहला नियम है, तो पहला नियम क्या है, a की घात m, a की घात m गुणे a की घात n। अभी हमने बताया कि जो जिस पर घात लगी होती है तो वो तो घातांक होता है, जो घात लगी होती है वो घातांक होता है, जिस पर लगी होती है वो आधार होता है, बेस होता है, और ये है इसकी पावर। तो यहाँ a की घात m गुणे a की घात n। जब घातें, जब कोई आधार दिया गया हो वो गुणे में हो तो इनकी जो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। जब कभी वो दिया गया हो आधार और आधार बराबर हो, जैसे a यहाँ पे है a यहाँ पे है, तो गुणे का निशान होगा, तो ये जो ऊपर घातें दी गई हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी, m प्लस n, यहाँ पर ये आपस में जुड़ गई। इसके लिए अगर हम एक सवाल ले लेते हैं तो कुछ आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम लिख लेते हैं 5 गुणे 5। अब यहाँ आधार, जैसे यहाँ a गुणे a, वैसे हमने लिख लिया 5 गुणे 5, क्योंकि ये आधार बराबर होना चाहिए, तो आधार बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमको घात अलग अलग हो, जब आधार बराबर हो लेकिन घात अलग अलग हो, तो इसकी घात मान लेते हैं 8 है और इसकी घात मान लेते हैं 4 है। तो यहाँ पर आंसर में हमको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए जो दिया गया है, तो यहाँ आधार 5 5 है, तो यहाँ हम केवल 5 लिख लेंगे। और इनकी जो घातें हैं यहाँ पर देखो ये प्लस हो गई हैं, तो यहाँ इनको हम जोड़ लेंगे, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 4, तो 8 और 4 जुड़कर हमको क्या मिल जाएगा, 8 और 4 जोड़कर मिल जाएगा हमको 12,
और ये 5 की घात 12 हमको ये आंसर इसका मिल जाएगा। तो कभी भी हमको ऐसे सवाल मिले और उनमें ये दिया गया हो, गुणे का निशान दिया गया हो, तो गुणे में ये समझिए कि घातें जुड़ जाती हैं। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं कब? जब आधार बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है हम देखते हैं। दूसरा नियम जो है इसका भाग का है। तो भाग में क्या होता है, जैसे अभी हम लिख लेते हैं 18 और यहाँ पर है भाग, तो 18 भाग 18, क्योंकि आधार यहाँ पर देखो बराबर है और इसकी घात कुछ भी है, मान लेते हैं 6 है और इसकी घात 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो a और a और यहाँ भाग का निशान है, तो m माइनस n, देखो a m माइनस n। तो यहाँ आधार जो है वही आधार ले लिया गया है और घातें क्या हुई हैं, आपस में घट गई हैं। इसमें क्या था, घातें जुड़ गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, घातें घट गई। जब भाग होता है तो घातें घट जाती हैं, जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। और ऐसा कब होता है, जब आधार बराबर होंगे तब। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 और 6 से 3 गया 3, तो 18 की घात 3, ये इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो जब कभी ऐसा होगा, भाग और आधार बराबर घट जाएंगी और इसमें गुणे में जुड़ जाएंगी। भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन कभी कभी इसमें यह होता है कि आधार तो जो दिया गया है वो तो बराबर है मान लेते हैं, लेकिन कभी ये होता है जैसे यहाँ पहले घात जो दी गई है वो ज़्यादा है, यहाँ बाद वाली घात कम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घात जो दी गई हो तो यहाँ पहले घात कम दी गई हो, बाद में घात दी गई हो ज़्यादा। मान लेते हैं बाद में घात है 5। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ इसका रूल अलग है, लेकिन उससे आसान ये है, ये समझ लेना ठीक है। और ज़्यादा उसमें नियम को नहीं ध्यान रखेंगे, नियम में हो सकता है भूल जाएं, लेकिन सबसे आसान जैसे हमने ये किया है वैसे ही इसको भी कर लो। तो यहाँ पर जो है आधार 5 और यहाँ पर है 3 और यहाँ भाग है, इसलिए भाग में घातें घटती हैं तो माइनस का निशान लगाया। यहाँ पे है 5, हमने लिख लिया 5। अब यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 आधार है और इसकी घातें ये दी गई हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस के हैं 3 और माइनस के हैं 5। तो माइनस के यहाँ पर 5 जो हैं ये ज़्यादा हैं। वैसे तो माइनस का छोटा होता है, लेकिन केवल अंक को देखें तो ये 5 बड़ा है। तो 5 से अगर हम 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन ये 5 माइनस के ज़्यादा हैं, इसलिए ये माइनस वाले हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो ये आंसर हमको मिला, लेकिन जो माइनस में होता है उसको प्लस में करना होता है। तो कभी भी ऐसे अगर माइनस में मिल जाए तो उसको प्लस में करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आधार दिया होता है इसके ऊपर 1 लिखते हैं और 1 के बटे में यही लिखेंगे 5 और इसकी घात जो माइनस में थी अब ये बदल गई प्लस में। तो कोई किसी की भी घात अगर माइनस में दी गई है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे अभी हम लिख लेते हैं 8 की घात -4। अब यहाँ पर इसको हमको प्लस में लिखना है, घात प्लस में लिखना है, तो उसके लिए क्या करना हो, इसके ऊपर 1 और 1 के बटे में यही लिख देना है, बस माइनस हटा देना है और ऊपर 1 लगा देना है। जैसे हमने यहाँ ऊपर 1 लगाया और यहाँ 5 की घात 2 लिख दिया, माइनस को केवल हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की घात 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अगला नियम। तो नियम क्या, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि अगर घात माइनस में है तो उसको प्लस में हम ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद अगला नियम जो है वो होता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम जो दिया है a की घात m और इसकी भी घात दी गई है n, यानी कि घात पर भी घात लगी है। और जब ऐसा मिले घात पर भी घात लगी हो
तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको ये ध्यान देना होगा कि जब घात पर भी घात लगी हो, तो जैसे a की घात m और m की घात n, पूरे की घात n दी गई है, तो जब ऐसा दिया होगा तो मान लेते हैं कोई एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 6 और इसकी घात 3 और इस पूरे की घात मान लेते हैं यहाँ पर है 2। तो यहाँ इसकी घात और इस पर भी घात लगी हुई है। तो जब कभी ऐसा होगा तो यहाँ फार्मूले में देखो दिया गया है जो नियम है, तो आधार क्या है a, तो यहाँ आधार क्या है, यहाँ पर है तो आधार 6, और ये m और n, m घात पर घात जो है इनका आपस में गुणा हो गया है, तो यहाँ पर इन घात कितनी है 3 है, और गुणे यहाँ पर घात क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। जैसे इसमें घात के अंदर घात था m और उस पर भी घात है n, तो इनका आपस में गुणा हुआ, ऐसे हमको 3 और 2 का आपस में गुणा कर लेना होगा। तो जब इनका गुणा हम कर लेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 की घात 6, हमको ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बात हमको इसमें ध्यान रखना है। अगला नियम क्या है, अगला नियम हम देखते हैं। यहाँ देखो a की घात m गुणे b की घात m, तो जब आधार नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, आधार बराबर ना हो और घातें बराबर दी गई हों। जैसे मान लेते हैं 3 की घात 5 और गुणे मान लेते हैं यहाँ है 8 की घात 5। अब यहाँ पर देखो कि आधार जो दिया गया है ये अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ पर घातें जो हैं वो बराबर हैं। तो जब घातें बराबर होंगी, यहाँ a है यहाँ b है, मतलब अलग अलग है, ऊपर घातें बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर में हम इनको लिखेंगे a गुणे b, मतलब 3 गुणे 8, 3 गुणे 8, a क्या है 3 है, b क्या है 8 है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा और ये दोनों जगह जो घात ले लिया जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा इसकी घात 5। अब इसको जब हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 और इसकी घात हमको क्या मिल जाएगी 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस नियम में हमको बस ये ध्यान देना होगा कि कभी ऐसा दिया गया होगा कि आधार अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो, तो आधार आधार का गुणा हो जाएगा और गुणा करने पर जो आएगा उस पर हमको वो घात लगा देना है। तो 24 की घात यहाँ हमको मिल गया 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके 4 नियम हैं। एक नियम और है, वो जो 5वां भी हम बता रहे थे कि उसको नियम ना समझो और ऐसे ही जैसे पहला वो जो भाग वाला था उसको वैसे ही समझिए तो सही है। नियम में उलझेंगे तो ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। तो ये 4 नियम हमको याद रखना है और इन्हीं से सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। ऐसे ही सवाल इनसे मिलते हैं देखने को, लगभग हर परीक्षाओं में हमको ये सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगला देखते हैं, जो घातें दी गई होंगी, अगर वो घातें 0 के रूप में होंगी, 0 के रूप में घात होगी, तब उसके लिए क्या करेंगे, जब पावर 0 होगी तो हमको क्या करना होगा। तो उसके लिए हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, तो एक एक करके सवाल को देखते हैं और उसी से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमने पहला सवाल लिया है 5 की घात 0 गुणे 4 की घात 0 गुणे 150 की घात 0 और बटे में दिया गया है 18 की घात 0 प्लस 125 की घात 0। तो इनमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे गुणे का निशान लगा है, तो एक बात हमको ये ध्यान रखना है कि संख्या चाहे जो हो, अगर उसकी घात 0 हुई तो उसका मान 1 के बराबर होता है। चाहे जितनी संख्या है, अगर 6 की घात 0 है तब भी मान 1, 16 हो जाए इसकी घात 0 है तब भी मान 1, और 116 हो जाए और उसकी घात 0 है तब भी उसका मान 1 होगा, और 1116 हो जाए तब भी उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही रहेगा। मतलब हमको क्या समझ में आया कि अगर घात 0 हुई तो संख्या चाहे जो हो उसका मान हमको
1 ही मिलेगा। तो इसको हल करने के लिए निशान को ध्यान रखना होगा और मान तो हमको 1 ही रखना है। तो 5 की घात 0 तो इसका मान हो गया 1 गुणे 4 की घात 0 तो इसका भी मान 1 गुणे 150 की घात 0 तो इसका भी मान 1 और बटे में 18 की घात 0 तो इसका भी मान 1 प्लस 125 की घात 0 तो इसका भी मान 1। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 1 एकम 1 एकम 1 मतलब हमको 1 ही मिला और बटे में 1 प्लस 1 मतलब हमको यहाँ मिल गया 2। तो 1/2 इसका आंसर हमको मिलेगा। तो ऐसे ही हमने एक सवाल और लिया है, वो भी देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। तो अगले सवाल में भी हमको यही करना है। तो इन सवालों को अब आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर 86 की घात दिया गया है 0, तो 86 की घात 0 है मतलब 86 की घात 0 तो इसका मान 1। निशान बदला हुआ है, अभी तो गुणा था, अब इसमें क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे प्लस का। उसके बाद 12 की घात 0 तो इसका भी मान 1 माइनस 3 की घात 0 तो इसका भी मान 1 बटे में 812 की घात 0 है तो इसका भी मान 1 और गुणे 15 की घात 0 तो इसका भी मान 1। अब जब इसको हल करेंगे तो 1 1 2, तो जब 1 1 2 मिलेगा तो 2 से 1 घट जाएगा क्योंकि पहले हम यहाँ जोड़ लेंगे उसके बाद घटा देंगे और जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और 2 से जब 1 घटेगा तो हमको मिलेगा 1 और बटे में 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 1 कम 1 तो हमको 1/1 मतलब जब 1 को हम एक जगह बांटेंगे तो 1 ही तो रहेगा, इसलिए 1 इसका हमको आंसर मिल जाएगा। बटे में 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 हम लिख लेंगे, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही ऊपर जो नियम हैं उनके भी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।